हाय, दिस इज रंजीत, लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर एंड को-ऑथर ऑफ द बुक विनिंग इट टुगेदर। आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक इसलिए क्योंकि आम मरा की ज़िंदगी में जब भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो लोग कहते हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशन नहीं छोड़ते, हम बॉसेस को छोड़ते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉन्ग टर्म काम करना चाहते हैं बिकॉज दिस इज आवर ड्रीम जॉब, बट जस्ट बिकॉज ऑफ वन पर्सन वी डिसाइड आर करियर कि मुझे लॉन्ग रन में काम करना है या शॉर्ट टर्म में छोड़ के जाना है। तो आज बात करेंगे द रोल ऑफ अ मैनेजर, द रोल ऑफ अ मैनेजर to lead the department and the role of manager to inspire the people to work for the better company। और बहुत सारे अच्छे लोग कहते हैं, और महापुरुष ने भी कहा है कि अच्छे लोग ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट्स होते हैं और बुरे लोग हमेशा लाइबिलिटीज होते हैं। तो ये टू वे हो सकता है, कभी कभी सबऑर्डिनेट लाइबिलिटी हो सकता है या बॉस एसेट हो सकता है एंड वाइस वर्सा। तो इसलिए हमने बुलाया वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एंड वन ऑफ द मोस्ट गॉर्जियस इन टर्म्स ऑफ conveying other people to run the shows in terms of business और outside activities की जब बात करते हैं जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, इनमें तो नंबर वन जो नाम है वो एक ही खातून का है, दैट इज निशा सलीम। निशा सलीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच रंजीत। निशा, सबसे पहले आप इनको बताएं कि हु आर यू एंड व्हाट इज़ योर जर्नी प्लान सो फार? मैं बेसिकली, मेरा नाम निशा सलीम है। मैं प्रोफेशनली एज अ फार्मासिस्ट अपनी सर्विसेज दे रही हूँ। फार्म डी मैंने अपना कंप्लीट किया है 2011 में एंड उसके बाद मैंने MBA के साथ अपनी जो है वो प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट की है। प्रोफेशनल लाइफ में अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर्स हो चुके हैं और कुछ डिफरेंट पोजीशंस पे डिफरेंट कंपनीज में मैंने अपनी सर्विसेज दी है। सेल्स एंड मार्केटिंग से मेरा बेसिकली ताल्लुक है। ज़बरदस्त। तो निशा, आप जब सेल्स एंड मार्केटिंग की बात करें, कहीं ने से स्टार्ट किया होगा आपने जब स्टार्ट किया होगा तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटर्नी बनी होंगी, फिर ऑफिसर बनी होंगी, फिर एग्जीक्यूटिव बनेंगे, ऐसा ही हुआ होगा। तो आपको बहुत सारे अच्छे बॉसेस भी मिले होंगे, बहुत सारे बुरे बॉसेस मिले होंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बुरा बॉस। बुरा बॉस बेसिकली, मैं कभी भी नहीं कहती हूँ कि कोई बॉस बुरा होता है, मतलब हमें शायद उसके साथ टाइम गुजारना एक अजाब लग रहा होता है, लेकिन अच्छा बॉस हो या बुरा बॉस हो, हर बॉस आपको लर्निंग देता है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे रिएक्ट करते हैं, उसको एज ए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं या सिर्फ उसको ये समझ रहे हैं कि वो लेग पुलिंग कर रहा है। तो मेरी लाइफ में अच्छे बॉसेस भी बहुत रहे हैं और बुरे भी बहुत रहे हैं। तो आप सबसे ज़्यादा लर्निंग किससे लेती हो, अच्छे बॉस से, बुरे बॉस से? एंड बुरे बॉस से जो आपकी लर्निंग है, एनी 2 or 3 लर्निंग्स, ताकि जो लोग आपको सुन रहे हैं उनको भी पता चले बॉस इज नेवर बैड, बॉस इज नेवर गुड, इट्स ऑल अबाउट अस हाउ वी लर्न। सो 3 क्वालिटीज़ बताएं बैड बॉस की जो हमें सिखाने में बड़ी मदद करते हैं। पहले मैं अच्छे बॉसेस की बात करूंगी। एक अच्छा बॉस जब आपके साथ होता है तो आप बहुत टेंशन फ्री ज़रूर होते हैं, आपकी लर्निंग भी हो रही होती है, आपकी ग्रोथ भी होती है, लेकिन आपको ये पता होता है कि आपकी बैक पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। आप अगर कोई ब्लंडर कर देते हैं या कभी कहीं आप जो है वो फेलियर की तरफ जा रहे होते हैं तो आपको पीछे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लेकिन जब आप एक बुरे बॉस के साथ काम करते हैं, एक चैलेंजिंग जो बॉस होता है, बुरा बॉस तो कोई भी नहीं होता है, उसके साथ आप ये एक वे ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आपको अपना सर्वाइवल कैसे करना है, जो सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट की बात करते हैं। मैं बात करूंगी कि चैलेंजिंग बॉसेस के साथ काम किया है, जो मतलब बुरे बॉसेस रंजीत की टर्म है, उनके साथ रहते हुए मैंने एक तो अपना एंगर मैनेजमेंट बहुत सीखी, क्योंकि अक्सर ये होता है कि आप अंदर से बहुत ज़्यादा गुस्से होते हैं लेकिन आप प्रोफेशनल लाइफ में उसको एक्सप्रेस आउट नहीं कर रहे होते हैं। तो एंगर मैनेजमेंट मैंने सीखी। दूसरी जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैंने उन बॉसेस के साथ सीखी ये थी कि आपको हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करना चाहिए। मतलब प्रोफेशनल वर्ल्ड में कोई चीज़ वर्बल नहीं होती है, हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, हर चीज़ का प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए कि अगर कभी कोई आपके साथ मिसहैप होता हो तो आपके पास एटलीस्ट पीछे अपनी वो सपोर्ट मौजूद हो कि ये चीज़ ऑलरेडी डॉक्यूमेंट थी, ये चीज़ ऑलरेडी इन्फॉर्म थी। तो ये चीज़ जो है वो मैंने अपने उन बॉसेस से ज़्यादा सीखा है जिनके साथ मैं समझती हूँ कि मैंने बहुत चैलेंजिंग टाइम गुजारा होगा। और वो भी मैं प्रोफेशनल में कुछ अप्रॉक्सीमेटली 4 साल ऐसे बॉसेस के साथ काम कर चुकी हूँ। तो शायद वो एक स्ट्रेंथ और एक जो सपोर्ट होता है ना इंटरनल, तो जो आ रहा मतलब ऐसे कह सकते हैं कि वो जैसे कोरोना का दौर आया है तो लोगों ने कहा एक मर्तबा हो जाएगी तो आपका इम्यून सिस्टम बिल्ड हो जाएगा। तो कहीं वो बुरे बॉसेस आपको आपकी जो इंटरनल इम्यून सिस्टम उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, ऐसा ही है एक्सटर्नल जो आपका इम्यून होता है उसको भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। अच्छा निशा, आप भी तो कभी किसी न किसी जगह असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे पहुंची होंगी और माशाल्लाह आज आप एक बहुत बड़ी पोजीशन में हैं भी सही। हम पहले बात करते हैं जब आप असिस्टेंट मैनेजर थी या आप मैनेजर बन रही थी तो उस वक्त आपके नीचे भी कोई टीम थी और उनके साथ भी कोई ना कोई मसले मसाइल होते होंगे। तो वो आज तक के हिसाब किताब से जितना भी आपका ड्यूरेशन रहा मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर, उसमें लोग आपको क्या परसीव करते हैं, एज अ गुड बॉस और अ बैड बॉस? वो तो लोग ही बता सकते हैं जिनकी मैं बॉस रह चुकी हूँ। लेकिन फीलिंग्स तो आती है ना क्या? फीलिंग्स ये है, मेरी अपनी फीलिंग्स ये है कि आप जब किसी के साथ काम करते हैं, जब कोई आपकी टीम में आपके साथ काम कर रहा होता है
तो उसको एक ट्रीटमेंट अच्छा दें, उसको रिस्पेक्ट दें, उसके साथ कभी भी ये चीज़ का उसको फील ना कराएं कि आप उससे जो है वो सीनियर पोजीशन पे बैठे हुए हैं। क्योंकि मैं एक यंग एज में इस डेजिग्नेशन पे बैठी हूँ, मेरे पास जो मेरी टीम में लोग होते हैं अक्सर उसमें से मुझसे काफ़ी एज से भी बड़े होते हैं। तो आपको उनकी रिस्पेक्ट को कभी भी हर्ट नहीं करना चाहिए कि भाई आपकी तो मैं बॉस हूँ और मैं जो बोल रही हूँ वही होना चाहिए। आपको उनके एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जब मैं असिस्टेंट मैनेजर थी उस टाइम पे शायद मुझे लगता था, क्योंकि प्रोफेशनली मैं इतनी शायद स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तो मुझे लगता था कि हर कोई मतलब बिल्कुल ही आपका दोस्ताना माहौल होना चाहिए, घरेलू होना चाहिए, हर किसी से हर चीज़ आप शेयर कर सकते हैं। लेकिन वो चीज़ें शायद मेरे लिए बहुत नेगेटिव भी रही हैं। लेकिन वो विद टाइम जब मैंने चीज़ डेवलप की कि भाई प्रोफेशनल लाइफ में आपको जो है वो फ्रेंडली जरूर होना चाहिए, लेकिन आपकी टीम्स के साथ आपका फ्रेंडशिप मतलब फ्रेंडली होना चाहिए, फ्रेंड नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये एक लर्निंग रही मेरी जब मैं असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे थी। फिर विद टाइम अल्लाह ताला ने जैसे मुझे सक्सेस दी, मैं ग्रो किया। उसके बाद मैंने ये सीखा कि जब आप किसी के साथ काम करते हैं तो उसको एक तो ये कि वो उसके साथ एक ह्यूमनली बिहेवियर होना चाहिए। हर बंदे के लिए डिफरेंट टाइप की ट्रीटमेंट होती है। अब कोई होता है जो कि शाबाशी से चलता है, कोई होता है जो डंडे से चलता है। तो आपको हर बंदे के हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ता है। एक स्टाइल हर किसी पे नहीं चला सकते। तो इसका मतलब कल हम ना MBTI की बात कर रहे थे, तो उसमें मायर ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर्स होते हैं, तो इसमें कहा कि कोई पर्सनैलिटी गलत नहीं होती, हमें या तो उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से चलना होता है या सामने वाले को हमारी पर्सनैलिटी के हिसाब से चलना होता है। जब ये वाला कॉन्फ्लिक्ट खत्म होकर हम अकॉर्डिंग टू पर्सनैलिटी बात कर रहे होते हैं तो वो बहुत अच्छा माहौल क्रिएट करता है। निशा, मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करूंगी कि अक्सर ये होता है कि हम क्योंकि इंसानों के साथ काम करते हैं तो उनके इमोशंस और मूड्स भी बहुत होते हैं। हो सकता है एक शार्प आपका परफॉर्मर है, अचानक से आपको लग रहा है कि वो एक डिफरेंट फेज में है या वो बिल्कुल साइलेंट हुआ हुआ है या कोई भी रीज़न है, तो उसको मेरे ख्याल से थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं और हम इमोशन से भरे हुए हैं। मैं तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हूँ। तो ये कि हमें मतलब एक स्पेस देना चाहिए बंदे को कि अगर वो बहुत अच्छा परफॉर्मर है और टाइम बीइंग के लिए अगर उसके साथ कोई प्रॉब्लम है तो या तो आइडेंटिफाई करें, आपका ऐसा उसके साथ रिलेशनशिप है तो आइडेंटिफाई करेंगे क्या प्रॉब्लम है, और अगर आपको लगता है कि आपसे डिस्कस नहीं कर पा रहा है तो ठीक है, आप देखें कि वो क्यों ऐसे कर रहा है, थोड़ा सा टाइम दे दें, थोड़ा सा स्पेस दे दें। हो सकता है वो वापस से कम बैक कर जाए अपनी उस चीज़ पे जो पहले था। तो नॉर्मली जब आप यानी कि बड़ी स्ट्रेस में होती थी या फिर आपके साथ प्रॉब्लम होता था या होता है, तो क्या आपके बॉसेस आपको इतना स्पेस देते हैं या देते थे ताकि आप उसी मूडोमीटर के अंदर वापस आ जाओ? आपकी कोई स्टोरी आप बता सकते हैं? देखिए, वही बात है कि मैं प्रोफेशनल 10 साल अगर हो चुके हैं तो मैंने कुछ 15 से ज़्यादा बॉसेस के साथ काम किया होगा। बहुत सारे बॉसेस ने ये स्पेस वाला चीज़ दी है कि आपको जो है वो स्पेस दे दिया हो, लेकिन बहुत सारे बॉसेस ये चीज़ को कंसिडर नहीं करते हैं। वो बोलते हैं यार बंदा हमारे साथ अगर ऑफिस में है 9 to 6 है, 9 to 7 है, तो वो फिर कंपनी का ही है, उसके चाहे पीछे जो भी इश्यूज चल रहे हैं उसको आप इग्नोर कर दें। तो मिले हैं अच्छे बॉसेस भी और मिले हैं जो ऐसे भी जिसमें आपको कंपनसेट करना ही है कि चाहे आपकी फैमिली में, आपके घर में जो भी इशू है आपको करना है, सर्वाइवल करना है। ज़बरदस्त। तो अच्छा, उसके बाद हमने जब रिसेंटली स्टडी किया और हमने एक किताब पढ़ी और उस किताब का नाम था विनिंग इट टुगेदर। तो उसमें एक बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है जिसको मैं कहता हूँ CIPO, इज़ अ CIPO, C फॉर द कोलैबोरेशन, I फॉर द इंटीग्रिटी, P फॉर द पैशनेट, O फॉर द ओनरशिप। इन चारों में से आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है बीइंग अ मैनेजर जिससे आप लोगों को इंस्पायर कर सको? कोलैबोरेशन, I फॉर इंटेग्रिटी और P फॉर पैशन, O फॉर ओनरशिप। वैसे तो चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन तो वन ऑन बात करते चारों पे। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोलैबोरेशन इन योर आइडियोलॉजी बीइंग अ मैनेजर? देखिए, बीइंग अ मैनेजर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम खुद नहीं कर रहे होते हैं, हम अपनी टीम से करवा रहे होते हैं, तो वहाँ पे कोलैबोरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप कोलैबोरेट नहीं कर रहे हैं, वो आइसोलेशन में काम कर रहा है, आप आइसोलेशन में काम करें तो आप अपने गोल्स को कभी भी अचीव नहीं कर सकते हैं। कोलैबोरेशन को अगर मैं इसमें अगर रेटिंग करना चाहूँ तो मेरे हिसाब से 3rd है। कोलैबोरेशन 4 में से 3rd है। मेरे हिसाब से कोलैबोरेशन CIPO था, सॉरी, O फॉर ओनरशिप था और P फॉर पैशन था, I फॉर इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी को मैं सबसे ज़्यादा वेटेज दूंगी क्योंकि इंटीग्रिटी बहुत ज़रूरी होती है। अगर कोई बंदा मतलब अपनी इंटीग्रिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करता है तो वो फिर मेरे ख्याल से टीम प्लेयर, मतलब यानी वो कितना भी कोलैबोरेटिव हो, कितना भी ओनरशिप हो, कितना भी पैशन हो, लेकिन अगर आप उसके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं कर सकते उस बंदे के ऊपर तो वो आपका टीम का पार्ट नहीं। सही। तो इंटीग्रिटी नंबर 1, इंटेग्रिटी नंबर 1। सेकंड इज पैशन, क्योंकि अगर आप किसी के अंदर पैशन की कमी है, अगर वो पैशनेट ही नहीं है कोई काम करने के लिए, आप उसके साथ कितना भी कोलैबोरेट कर लें, कितना ही वो उसकी इंटेग्रिटी अच्छी हो और जितनी भी वो ओनरशिप ले रहे, पहली बात तो ये कि पैशन नहीं होगा तो ओनरशिप भी नहीं लेगा। तो इंटेग्रिटी के बाद पैशन है, देन कोलैबोरेशन एंड ओनरशिप, वो ऑलमोस्ट दोनों 3rd पे आते हैं। ओनरशिप अगर आप किसी चीज़ की नहीं लेते हैं तो वो कभी भी कंप्लीट नहीं होती है, चाहे आपको उसके ऊपर कितना ही डंडा क्यों ना मिले, चाहे आपको उस पर कितनी ही जो डेडलाइंस क्यों ना हो, जब आप ओनरशिप लेंगे किसी चीज़ की तो ही आप उसको कर सकते हैं। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम हमने अपने बॉसेस को बात करते हुए देखा कि यार इस बंदे के अंदर करंट नहीं है,
इस बंदे का एनर्जी नहीं है। यार मतलब पहले दिन जितने भी लोग आएंगे वो बात ही एनर्जी की करेंगे, वो बात ही करंट की करेंगे। क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इंसान को एट द वर्क प्लेस चार्ज अप रखते हैं? जैसे कि मैं आपको बात बताऊं, मैं जब भी आपसे मिलता हूं ना, आप में एक अचानक अजीब वो किस्म की एक एनर्जी है। मतलब यू गिव अ वेरी पॉजिटिव वाइब्स टू अदर पीपल कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे बैठना चाहता है, आपके साथ चाय पीना चाहता है। अगर आपका काम क्यों ना बहुत ही लीस्ट प्रायोरिटी हो, ही वॉन्ट्स टू गिव यू एक्स्ट्रा प्रायोरिटी, नहीं यार आपका काम हो जाना चाहिए। सो आप अपने आप को कैसे चार्ज अप रखते हो और लोगों को अपने आप को चार्ज अप कैसे रखना चाहिए? पहले आपकी बात फिर लोगों की बात। अपने आप को मैं कैसे हमेशा चार्ज अप रखती हूँ, मैं इसमें ये बोलूँगी कि शायद ये विद टाइम डेवलप हुआ है। अगर पर्सनली मैं डिस्टर्ब भी होंगी या पर्सनल लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम भी चल रहा होगा, मेरी कोशिश रहती है कि जब तक मैं ऑफिस में हूँ मैं एक एनर्जेटिक ही अपना वो दे रही हूँ, यानी मैं बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती हूँ। मतलब एनर्जी मतलब मैं आपको शायद फील नहीं होने दूंगी। अपने इमोशंस पे कंट्रोल शायद कर लिया है पिछले कुछ सालों में या कुछ बॉसेस के साथ रह के। लेकिन ये कि जब एक बंदा पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपके सामने बैठा होता है तो वो उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करके हर जगह ले जा रहा होता है। और जैसे इन्होंने बात की कि अगर कोई काम मेरा नॉन प्रायोरिटाइज भी अगर है तो वो लोग कर देते हैं, इसलिए क्योंकि आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ अगर किसी से बात करेंगे, किसी से काम करेंगे, तो चाहे वो आपकी रिपोर्टिंग में है नहीं है, ये चीज़ मैंने ज़रूर देखी है कि लोग आपको एक्स्ट्रा फेवर दे रहे होते हैं, यार ये बंदा अच्छा है, मतलब सही है, इसका काम कर देंगे, मसला नहीं, इसे काम को नहीं फंसाना चाहिए। राइट। और जो लोग एनर्जेटिक नहीं होते लेकिन काम में अच्छे होते हैं, एनर्जेटिक नहीं होते वो पैशनेट थोड़े कम होते हैं, जो एनर्जेटिक नहीं होते ओनरशिप लेते हैं। तो आप ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो कि एनर्जी के बारे में आपका क्या ख्याल है कि क्या एनर्जी वाकई आपके मसले हल कर देती है? क्या आपकी एनर्जी वाकई आपको ग्रो करने में हेल्प करती है? क्या एनर्जी वाकई आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज देने में हेल्प करती है? एनर्जी जो अगर आपके अंदर है तो आपको वो स्टैंड आउट करवा देगी बाकी लोगों से। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 100 लोग हैं, काम तो सब कर रहे हैं, काम सब कर रहे हैं। कुछ लोग होंगे जो एक्स्ट्रा ओवर एंड अबव जाके काम करेंगे, कुछ होंगे जो कि बस ठीक है जो दिया गया है वही काम करेंगे। तो जो अदर वे जाके एनर्जेटिक रह के या पैशन के साथ काम करता है वो एक स्टैंड आउट कर जाता है। वही चीज़ जो है वो आपको आगे भी ले जाने में मदद करती है। वरना तो वही है कि बहुत सारे लोग हैं, हमसे बहुत सीनियर्स हैं, वो एक ही डेजिग्नेशन पे रिटायर हो रहे होते हैं। और कुछ बहुत यंगस्टर्स को हमने देखा है बहुत जल्दी बहुत अपर डेजिग्नेशन पे चले आते हैं। तो यही बेसिकली स्टैंड आउट करवा रहे होते हैं, डिफरेंशिएट करवा रहे होते हैं एक नॉर्मल बंदे से एक एनर्जेटिक और पैशनेट बंदे को। लास्ट 2 क्वेश्चंस। एक होता है रोबस्ट परफॉर्मेंस ड्रिवन कल्चर। आप अपनी टीम को रोबस्ट परफॉर्मेंस कैसे डेवलप करती हो? व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी टू डेवलप द पीपल? बेसिकली हमारी क्योंकि जो ज़्यादातर टीम्स हैं वो सेल्स एंड मार्केटिंग की है, उनको अगर आप प्रॉपर्ली ट्रेन करते हैं, प्रॉपर्ली गाइड करते हैं, प्रॉपर्ली फॉलोअप देते हैं तो वो एक अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के ला रहे होते हैं। फिर अगेन मैंने वही बात की कि क्योंकि हम अक्सर, मेरे साथ पर्सनली ये रहा है कि मेरी जो टीम के लोग होते हैं वो मुझसे ओवर एज में होते हैं, तो उनको आप रिस्पेक्ट करें, उनको आप ये फील करवाएं कि वो प्रायोरिटी है कंपनी के लिए, वो इंपॉर्टेंट एसेट है कंपनी का। तो इस वाले जो माहौल के अंदर बंदा खुद ही परफॉर्म करने की कोशिश करता है। और मोस्टली ये कहते हैं कि यार एक मैनेजर के हाथ में, एक बॉस के हाथ में किसी का एक्सेलरेटेड करियर पाथ होता है। सो what do you mean by accelerated career path? क्या आप वाकई लोगों के साथ बैठ के उनके काम के हिसाब से उनके करियर पाथ बनाते हो? अगर कभी आपने ऐसा बनाया है तो यू कैन शेयर विद अस। देखिए मैं ये कहूँगी कि बॉस के हाथ में कैरियर पाथवे से ज़्यादा बंदे के खुद के अपने हाथ में कैरियर पाथवे होता है। वही बात मैं फिर से रिपीट करूँगी, जो बंदा 9 to 5 एक रूटीन का काम करे जा रहा है उसका कैरियर पाथवे वैसा नहीं होगा जो एक ओवर एंड अबव जाके काम करने वाला, जो एनर्जेटिक वाला है। आपका बॉस कोई रिश्तेदार नहीं होता। हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, एक बॉस के पास 10 लोग होते हैं। कभी हो सकता है कि 10 में से एक आध कोई फेवरेट होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ वही बंदा उसकी टीम में, उनको बाकी 9 लोगों को भी देखना है, उनका भी एक कैरियर पाथवे बनाना है। तो जो कैरियर पाथवे अगर बॉस आपका डिज़ाइन करते हैं वो आपकी अपनी ही हरकतें या करतूतें होती है जिसकी वजह से वो बन रहा होता है। ऐसा ही। तो बहुत सारे लोग हमारे हाथों बहुत आगे भी गए हैं, प्रमोट भी हुए हैं, फायर भी हुए हैं। हम ये नहीं बोलेंगे हमने कभी फायर नहीं किया है। तो ये अपने ही बंदे के अपने अमाल होते हैं जो उसको आगे ले जा रहे होते हैं। राइट। सो इट वाज वेरी अमेजिंग। मतलब यानी कि इसको अगर हम कंक्लूड करें तो मैं ये समझता हूँ कि लोगों को पता चल गया क्या कि व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बॉस, हाउ बॉस शुड बी दी अ वर्क प्लेस, और वही बॉस होता है जो ऑर्गेनाइजेशन की एक डेस्टिनी लिखता है। क्योंकि अच्छा टैलेंट अगर चला गया तो एक बुरा टैलेंट रुक जाएगा, और अगर बॉस बुरा है तो पूरा माहौल ख़राब कर सकता है। सो आई थिंक द मैनेजर हैज़ अ ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द शोल्डर्स। ही कैन मेक और ब्रेक द बेस्ट कल्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट मैसेज टू ऑल द ऑडियंस हु आर लिसनिंग टू यू निशा, देन वील say the goodbye. Yes, any last message to the audience? मैसेज यही होगा कि जैसे कि क्योंकि मैनेजर्स की और बॉसेस की हम बात कर रहे हैं, अगर आप मैनेजमेंट पोजीशन पे हैं तो अपने लोगों को ट्रस्ट करें, अपने लोगों को डेवलप करें, उनको
इंसान समझें, मतलब मशीन्स नहीं होते हैं वो डेफिनेटली। Right. और अगर आप जूनियर पोजीशन पे, एम्प्लॉय पोजीशन पे, जिसमें आप किसी की टीम में मैनेज हो रहे हैं, तो अगर कोई बॉस आपको सपोर्ट कर रहा है तो उसका ओवर एडवांटेज ना लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको ओवर एडवांटेज भी ले लेते हैं कि बॉस तो अपने वो तो देख लेंगे। अरे कुछ लोग कटाना भी शुरू कर देते हैं, कुछ लोग अपनी ज़्यादा, फिर उसमें हम डेढ़ होशियारी दिखा रहे होते हैं। तो हमें डेढ़ होशियारी नहीं दिखानी होती है, हमें सिर्फ ये देखना होता है कि हम अपनी परफॉर्मेंस देने आए हैं और उसी से हम अपना जो है वो कैरियर पाथवे बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच निशा, बहुत अच्छा लगा। so much. इंशाल्लाह आपको इसी तरह से हम अपने नए नए प्रोग्राम्स बुलाते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।